So with the chapter amalgamation, we'll be parallel doing AS के lectures as well. क्योंकि एक बार में AS का lectures करने से बहुत ज्यादा boredom फील होता है, तो हम लोग मिक्स करके चलाएंगे. तो 2 क्लास अमालगमेशन का हो गया. हम एक्सपेक्ट करेगा कि कल जब आप आएगा तो वो दोनों क्लास आप घर पे पहले रिवाइज करके आएगा, क्योंकि नहीं तो कल का क्लास फिर समझने में आपको प्रॉब्लम होगा. तो बीच में एक दिन का आपको प्रोविजन मिला है कि आप अमालगमेशन का रायता को थोड़ा संभाल. 2 क्लास हो चुका है, 3 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं. क्या बोला, सबको समझ में आ गया है? अब अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए. ऐसे हेडिंग डालिएगा प्लीज. इंट्रोडक्शन टू एएस. इंट्रोडक्शन टू एएस. एएस का फुल फॉर्म इतना तो पता ही होगा ना, पूरा सिलेबस इसके ऊपर है. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इंट्रोडक्शन टू क्या बोलिए ना प्लीज. एंड एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट. मेरा टारगेट होगा इन माय हेड कि व्हेन वी कंप्लीट अमालगमेशन वी आल्सो कंप्लीट साइड बाय साइड 4 एएस विद इट. 4 एएस विद इट. 2 बड़े 2 छोटे अलोंग विद अमालगमेशन. और अमालगमेशन अपने आप एक एएस कंप्लीट करवाएगा. तो 5 एएस अगर एलिमिनेट हो जाए विद अमालगमेशन वी आर इन अ गुड स्टेट देन, क्योंकि एएस सबसे बड़ा गेम होगा इस बार. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन टू एएस. एंड क्या लिखा है मैंने? एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट. अब मैं चाहता हूं आप एक चीज लिख लीजिए प्लीज. इंट्रोडक्शन टू एएस आपके आईसीआई बुक का चैप्टर 3 है. तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर इसके साथ हो रहा होगा. समझ में आ गया? तो 3 थ्योरी चैप्टर है आपके बुक में. चैप्टर नंबर 1 है फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है ना. एक चैप्टर ये है एप्लीकेबिलिटी या इंट्रोडक्शन टू एएस, आप कुछ भी बोल लो. तो वो हम थ्योरी यहीं पे डील करेंगे अलोंग विथ एएस 16. मतलब इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 3 का पूरा थ्योरी होगा. आपको बुक से पढ़ने का जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पे होगा. जो काम के बाद में मन हो तो रीड कर लीजिएगा. एंड एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट. तो 2 चीजें एक साथ हो रहा है. एक एएस हो रहा है और एक थ्योरेटिकल चैप्टर हो रहा है विच टॉक्स अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एएस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस प्लस एएस 16. तो हम लोग का सिलेबस का फॉर द नवंबर अटेम्प्ट पहला एएस डीलिंग हो रहा है. नाम है एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट. प्रैक्टिकल बेस्ड एएस है, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड एएस है ये वाला. समझा हम क्या बोला? कुछ एएस पूरा थ्योरेटिकल होगा, केस बेस्ड टाइप्स. पूरा थ्योरी टाइप आंसर लिखना पड़ेगा. पर यहाँ पे सम्स है तो रिलीफ है, क्योंकि सम्स जहां पे सम आता है ना हमारा एक्साइटमेंट बढ़िया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सम्स. क्या लगता है, रिपीट करना है? क्लियर है? तो बोलने का है पूरा बैच को. इंट्रोडक्शन टू क्या? एएस एंड एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट. चैप्टर नंबर 3. ठीक है. एंड एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट. 2 चीजों को सामूहिक डीलिंग डाल रहे हैं. हो गया? करे स्टार्ट. लिखिएगा पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1. गैप. तो हमको गैप का फुल फॉर्म बोल सकते हैं क्या? तो आई थिंक इस बैच में जितने भी लोग बैठे हैं 11 12 में अपने सब ने गैप के हिसाब से अकाउंटिंग किया है. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल. पूरा दुनिया गैप के बेसिस पे अकाउंटिंग करता है. दिस आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. Why do you need this? Because there has to be certain rules, regulations, guideline, principles जो गाइड करेगा कि आपका अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाएगा. हमको साइलेंट बैच नहीं चाहिए. हाँ एएस पढ़ाते समय हाँ ना में रिप्लाई कर दीजिए. चलिए लिखिएगा गैप डैश. It refers to a common set of accepted
accounting principle. It refers to a common set of accepted accounting principles, comma, standards and procedures that business reporting entity must follow when it prepares and presents its financial statement. Gap, it refers to a word, guys, keyword. Common set of क्या? Accounting principle, standards and procedure. जो एक business को follow करना चाहिए when it prepares and presents its financial statement. थोड़ा इंटर लेवल पे थोड़ा स्मार्टनेस भी रखना अपने पास कि अभी गैप को लर्न करने मत बैठ जाना डेफिनेशन। भाई गैप क्या है? कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ स्टैंडर्ड है जो दुनिया में दिया गया है ताकि बिजनेस लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कर सके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस पूरा दुनिया के लिए बनाया गया है। दुनिया के लिए जो चीज बनाया गया है दैट इज कॉल्ड एज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बताइए ठीक है क्या? पॉइंट नंबर 2, और अब बात समझना, अब जो मैं बोल रहा हूं, नाम में ही पहला वर्ड पता है क्या? जनरल। तो बहुत जनरल जनरल हो गया। गैप नेवर टॉक्स इन डिटेल अबाउट लॉट मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल, गैप विल नॉट टॉक अबाउट हाउ विल द कैश फ्लो बी प्रेजेंटेड। तो खाली प्रिंसिपल दे दिया है। ऑब्वियसली गैप के अंदर बहुत डिटेल लैंग्वेज है, तो हम लोग तो गैप ऊपर ऊपर से पढ़ता है। तो यूएस में गैप होता है, बाकी दुनिया आईएफआरएस फॉलो करता है, अगर इतना आइडिया है तो क्यों वो होता है? यूएस गैप पूरा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे हर चीज के बारे में ज्ञान दिया हो। पर अगर कोई खाली गैप गैप बोलेगा ना, यूएस गैप नहीं बोलेगा, खाली गैप गैप, तो जस्ट द जनरल बेसिक प्रिंसिपल। वो डिटेल में सब कुछ नहीं बोलता। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो मेरे को डिटेल में तो वो नहीं बताएगा ना भाई कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का अकाउंटिंग कैसे हो, या फॉर दैट मैटर ऑफ अ फैक्ट रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, डिटेल में तो नहीं बताएगा गैप। वो तो खाली ऊपर ऊपर से एक एक प्रिंसिपल का नाम बोल के छोड़ दिया है। दैट इज वाई दुनिया में लोगों ने ऑथोरेटिव स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए, बिकॉज जब भी कुछ जनरल होता है ना, हम उसको जनरली मान लेते हैं। सोचो ना, इंडिया वाला लोग को जब कोविड में मोदी जी बोला हम रिक्वेस्ट करते हैं सब मास्क और सैनिटाइजर पहनो, सॉरी मास्क पहनो और सैनिटाइजर लगाओ, तो लोगों को लगा ये तो जनरल है, ये तो जनरल ज्ञान दे रहा है, ये बोल रहा है, कौन सा हम सुनेगा। तो मोदी जी को रियलाइज हुआ ये इंडिया भाई, जनरल ज्ञान में कुछ नहीं होगा, विल हैव टू गिव सम अथॉरिटिव रूल्स। एकदम नहीं पहना तो 500 का फाइन, फिर देखो सब पहन लिया। तो वी लाइक थिंग्स टू बी ऑथोरिटिव, नहीं तो हम लोग तो ऑपरेट नहीं करें। तो गैप जो है ना वो जनरल है, बट इन सपोर्ट ऑफ दैट यू नीड समथिंग व्हिच इज ऑथोरिटिव टू फंक्शन। पता नहीं आप समझा या नहीं? गैप इज क्या? अगेन मैं बोल रहा हूँ, जनरल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दे आर जनरल टॉकिंग टर्म्स, बट यू नीड समथिंग व्हिच इज ऑथोरिटिव टू ऑपरेट। क्या चीज ऑथोरिटिव है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया, फॉर द वर्ल्ड आईएफआरएस। पर इंडिया में खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, दो चीजें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडेस, एएस एंड इंडेस। अपना सिलेबस एएस है, फाइनल इंडेस। क्या बोला? सबको समझ में आ गया है? तो लिखिएगा प्लीज। गैप is a combination of authoritative standards. Gap is a combination of authoritative standards. Gap is a combination of authoritative standards
गैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स, यूएस में तो यूएस गैप ही है, तो गैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स डैश at international level, at international level, at international level, such authoritative standards, at international level, such authoritative standards are known as IFRS. तो यूएस में तो यूएस गैप ही है, पर दुनिया में इसी गैप को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स बना लिया गया है, लाइक क्या, IFRS. And in India, and in India, and in we have AS का full form, and Indian accounting standards. And Indian accounting standards. ब्रैकेट के अंदर Ind AS, हो जाएगा तो बोलिएगा ना प्लीज, सबका। पॉइंट नंबर 3, तो आपको एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंड हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए या बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन के लिए we needed certain rules, regulations, policies, principles that have been given by what? GAAP, generally accepted accounting principle. पर यही गैप दुनिया में took the form of certain authoritative standards. So at many places in the world, this gap is called as what? IFRS. And India को हम लोग क्या बोलता है? AS and Ind AS. तो जब हम लोग प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन करता है इंडिया में, we follow what? AS and Ind AS. पता नहीं समझा। और कुछ लोग क्या फॉलो करता है? IFRS। और यूएस क्या फॉलो करता है? यूएस क्या लगता है समझ आया है या नहीं? तो एक बार मिलके यार मेरे साथ पार्टिसिपेशन दिखाइए। गैप का मतलब क्या है? कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स जो ले डाउन किए गए हैं फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही गैप व्हेन इट टुक द फॉर्म ऑफ सर्टेन ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड्स, तो ये अलग अलग नाम से बुलाया जाने लगा। IFRS बहुत जगह में, इंडिया में 2 आ गया, AS एंड Ind AS। समझ आ गया है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो अब मेरा आगे का पढ़ाई पूरा किसके बारे में होगा? AS। ठीक है, हम तो इंडिया है, हमको गैप से क्या लेना देना भाई? इंडिया में वो गैप क्या चीज का रूप ले लिया? AS। पता नहीं आप समझाया नहीं हम। इंडिया में गैप क्या चीज का रूप ले लिया? AS। तो जब हम लोग 11-12 अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो हम लोग तो जनरल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्पेसिफिकली स्टडिंग इन डिटेल अकाउंटेंसी। उसके लिए गैप का ऊपर ऊपर वाला लैंग्वेज काम आ जाता है, पर फिर फाउंडेशन में भी काम आ जाता है। जब इंटर में आता है तो वी टॉक अबाउट भाई वो गैप इज एन ऑथोरिटेटिव स्टैंडर्ड बॉडी इन इंडिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एएस। तो लेट अस स्टडी एएस, क्योंकि अब जो भी यहाँ पे अब करेगा, everything is because of what? AS. Our entire curriculum is basically what? AS. क्योंकि AS ही तो बताएगा कि how will we prepare and present the financial statement। तभी तो amalgamation में भी तो AS है, AS 14। तो amalgamation कैसे होगा उसका भी तो पूरा ज्ञान दिया हुआ है, कहाँ पे? AS। आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग बन रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इमेजिन करो अपना जर्नी ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ 11 12 एंड फाउंडेशन, यू वर डूइंग द अकाउंटेंसी, ठीक है, बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स रेगुलेशन। टीचर लोग बोलता था फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम लोग ये ज्ञान देता क्योंकि गैप पे लिखा हुआ है, तो हम लोग उस गैप को मद्देनजर रख के पढ़ लेता। जनरल अकाउंटिंग सीख लिया। अब इंडिया में उसी जनरल अकाउंटिंग का एक अथॉरिटी स्टैंडर्ड सेट किया, कॉल्ड एज एएस। तो अब जो वो एएस बोलते हैं हम लोग वो पढ़े, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग को तो इंडिया का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। तो अगर इंडिया का कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, दैट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद व्हाट? एएस एंड इंड एस। ये जो इंड एस है ना, ये पता है किसको कॉपी करके बनाया गया है? IFRS।
तो Ind AS is a replica of IFRS with certain changes according to what suits in India. पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया इज एन ओपन इकोनॉमी, द लॉट ऑफ एमएनसीज दैट कम हियर एंड ऑपरेट. अब उनका हेडेक क्या होता है? हम लोग यार यूके में काम कर रहे हैं, वहां आईएफआरएस, ठीक है ना. अभी इंडिया आ रहे हैं, यहाँ एएस है, कंफ्यूजन, समझ ही नहीं आ रहा है एएस क्या बोल रहा है, आईएफआरएस क्या बोल रहा है, पूरा रायता बन गया है. उसके लिए हम लोग ने क्या स्टैंडर्ड निकाला, इंड एस, जो वेरी सिमिलर टू क्या है, आईएफआरएस. ऑब्वियसली डिफरेंसेस है, पर उसी लाइन में बनाया गया ताकि जो लोग बाहर से यहाँ के काम करें उनको उतना प्रॉब्लम ना हो. और इंडेस काफी रिसेंट चीज है यार, इतना पुराना नहीं. क्या बोला, सबको समझ में आ गया है? 2016-17 का बात है. इंडेस क्लियर है यहाँ तक? तो पहले लोग खाली एक ही चीज करता था, एएस. अब लोग क्या करते हैं, एएस एंड इंडेस. तो कुछ कंपनी एस फॉलो करता है और कुछ कंपनी इंडेस. कौन सा कंपनी क्या फॉलो करता है वो हम आपको बता देगा. उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इतना रुपया के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आप इंडेस में चला जाएगा, नहीं तो आप एएस में रहेगा. ऐसा चीज है. धीरे धीरे हमको लगता है ग्रेजुअली एवरीवन विल स्टार्ट डूइंग टुवर्ड्स इंडेस. ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया लगता है अगर रिप्लाई आ जाता तो, हाँ या ना. तो गैप का मतलब क्या है? कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स जो बनाए गए थे फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये गैप टुक द फॉर्म ऑफ अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स एज द बिजनेस केप्ट इवॉल्विंग. तो बहुत सारे जगह में गैप को क्या बोलता है, इंडिया में क्या बोलता है, एएस एंड इंडियस. तो अगर मुझसे कोई पूछता है एएस क्या है, इट इज नथिंग बट जो ग्लोबल लेवल में गैप है वो इंडिया का गैप क्या माना जा रहा है, एएस. तो हम लोग जो भी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, दैट इज डन इन अकॉर्डेंस विद एएस. तो आई विल कंप्लाई विद एएस इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी डाला, कि आप क्लियर हो यहां तक? सब लोग लिखिएगा एएसआर, written policy document. ASR, written policy document issued by the government. तो ऑब्वियसली जब तक कोई चीज गवर्नमेंट नहीं निकालेगा थोड़ी एप्लीकेबल होगा. तो गवर्नमेंट करता है, पर गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो ये करता है. ये वर्ड आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट जो सारा लॉज इंडिया में, कंपनीज एक्ट का, एएस का, जो बॉडी ये पास करता है गवर्नमेंट का. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का एक रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई, जो पूरा बैंकिंग नीड्स टेक केयर करता है. सेबी है जो पूरा स्टॉक मार्केट हैंडल करता है. तो जो पूरा कंपनी बेस्ड लॉज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज टेकन केयर बाय एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो जितना भी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देयर ऑल रिटन डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट. का कौन सा बॉडी? MCA means Ministry of Corporate Affairs, with the support of regulatory bodies, that is MCA, Ministry of Corporate Affairs. इसी नाम से वेबसाइट भी है और सारा कंपनी का डेटा यहीं पे होता है. तो द मोमेंट यू एंटर इनटू आर्टिकलशिप, ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. जितने लोग अगर कंपनी सेक्रेटरी करते हैं सीएस, उनका ब्रेड एंड बटर ये वेबसाइट. अगर ये वेबसाइट डाउन हो जाए ना, उनका दिन नहीं चलेगा इस वेबसाइट के बिना. समझ रहे हो? खाना पीना के बिना दिन नहीं चलेगा, इस वेबसाइट के बिना दिन नहीं चलेगा. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो ASR written policy document issued by the government with the support of regulatory bodies, that is क्या guys? MCA dash. It is done in consultation with NFRA. तो MCA जो भी स्टैंडर्ड निकालेगा वो किसके कंसल्टेशन के साथ निकालता है? फुल फॉर्म लिखिएगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. आप लोग तो वैसे आजकल काफी यूट्यूब देखते होगे, तो काफी यूट्यूब में सर्च में CAVA रहता होगा. तो अगर आपने कभी ध्यान दिया है तो बहुत सारे टीचर हैं
वो आईसीआई का इतना बड़ाई कर रहे होते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपने जिंदगी में शायद इंटर में मैंने एक सब्जेक्ट का कोचिंग लिया था, बाकी आई डिड सेल्फ स्टडी, फाउंडेशन आई डिड माई सेल्फ स्टडी। तो फाइनल में मैंने एक ही सब्जेक्ट का कोचिंग लिया था, उसके डिसाइड कर लिया कि मेरे को सीए नहीं करना है। ठीक है, तो द टीचर विच आई रेफर टू संजय सराफ सर। तो मैंने अपने लेवल में जितना कोचिंग किया मेरे को लगता है मैं सबसे ज्यादा क्लासेस उन्हीं का किया जिंदगी में। तो उनका भी रिसेंट वीडियो आया था आईसीआई को प्रेस करते हुए, बोलते हैं कि इनका बुद्धि भ्रष्ट है। ठीक है ना, तो लोग मतलब आईसीआई के ऊपर, आपका बॉडी होगा, मेरे को कोई प्यार नहीं है आईसीआई से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं सीए नहीं हूं, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। सो आईसीआई का कोई जात बिरादरी नहीं है, आई एम सॉरी टू से दिस, बिकॉज इनसे ना ही चेकिंग होता है, ना ही पेपर बनता है, ना ही स्टडी मैट बनता है। पता नहीं इन लोग फीस क्या चीज का लेता है, पढ़ाना तो इनको आता ही नहीं, तुमको तो पढ़ाने कोई बोल ही नहीं रहे। इनका काम है तीन चीज, ढंग से पेपर बनाना, चेकिंग करना और स्टूडेंट को सही स्टडी मैट देना, इनसे तीनों ही नहीं होते। ठीक है, पेपर के एरर्स का लिमिट का बात नहीं करे तो बेटर है। ठीक है, वी ऑल नो व्हाट इज द हिस्ट्री अबाउट इट। हम तो काफी यंग टीचर है इस फील्ड में, मेरे को लगता है 10 साल बाद शायद हम भी इनके साथ क्रिटिसाइज ही कर रहा होगा, अगर उतना टाइम तक हम सीए कोर्स को पर्टेन किया तो इस कोर्स के अंदर आईसीआई को लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और लोग पता है क्या बोल रहे हैं, इन बॉडी को या तो पूरा रिवैम्प करिए, या फिर ना किसी और बॉडी को ही इस एग्जाम को लेने का परमिशन दे दीजिए, ब्रिंग इट अंडर द गवर्नमेंट। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहा है। तो लोग को डर है कि आईसीआई का बॉडी को ही हटा दिया जाएगा, जो अभी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना हुआ है, क्योंकि कोई उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, उसके लिए जो मन वो करता है, इनका कोई चेक बैलेंसेस नहीं है, जो मन वो करेगा। तुम अगर अपना पेपर मंगवाया और तुमको पता है तुमको यह मार्क्स मिलना चाहिए, तो भी नहीं मिलेगा, किसको जाके तुम बोलेगा हमको मार्क्स दे दो। देर इज जीरो अकाउंटेबिलिटी इन इट्स बॉडी। उसके लिए अगर आपको याद है, इंट्रोडक्शन का पहला क्लास 12 तारीख हम कुछ बोला था, यू नीड योर शेयर ऑफ लक ऑल्सो आफ्टर एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये सब बोलना पड़ता है, अच्छा लगे खराब, खराब लगे छोड़ दो, अच्छा लग रहा है करो, जो है वो यही है। आगे जाके तो भी बताएगा ना, ये क्वेश्चन लर्न करना है, वो सब भी बाकी है अभी तो। सो लोग को ऐसा लगता है कि ये जो बॉडी है ना, क्या बॉडी है, एनएफआरए, उसका नाम मतलब एनएफआरए, इसको बना दो बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी है ना, हटा दो आईसीआई। बहुत बार इन्होंने टीचर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, जाके बड़े बड़े टीचर्स ऑफ इंडिया लेवल, इन लोग दिल्ली में आईसीआई भवन के बाहर वो किया, पूरा स्ट्राइक किया, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है वैसे वहां पे प्रोटेस्ट हुआ था। इसका रिजल्ट क्या है, कुछ जीरो। आईसीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, दे डोंट केयर, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट डोंट केयर, दे ऑल्सो डोंट केयर। तो लोग ऐसा फाइट कर रहे हैं कि क्या बॉडी को ला देना चाहिए एनएफआर, क्योंकि लेट मी टेल यू, एएस पता है कौन लिखता है, आईसीआई। दैट इज वाई इंडिया का सबसे पावरफुल बॉडी कौन बना हुआ है, आईसीआई। एनएफआरए तो खाली अप्रूवल देता है इन कंसल्टेशन विद एमसीए, पर लिखता एनएफआरए नहीं है। लिखता कौन है, तो उन लोग अपने ऑफिस में बैठ के सोचता है लिखता हम है, अकाउंट्स मेरे हिसाब से होता है, फिर भी अकाउंट पेपर में दुनिया भर का गलती है। जो इन लोग लिखता है वो भी इनसे नहीं हो रहा है, एफएम तो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, फाइनेंस तो रेस्ट इन पीस है, कम से कम अकाउंट्स जो तुम लिखता है वो तो राइट कर दो, वो भी नहीं हो रहा है इनसे। हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखता कौन, दैट्स व्हाई दे आर द मोस्ट पावरफुल। और फिर ये कौन अप्रूवल देता है, एमसीए पर किसका चेक रीडिंग के बाद। वो नहीं होता है कि कोई भी बजट आता तो पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, सब हाँ बोलते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट साइन करता है, तब वो बिल बन जाता है। सेम यार, तो बिल पास तो ये एएस पास तो एमसीए ही करेगा, लेकिन लिखता कौन है, समझिए हम क्या बोल रहे हैं। थोड़ी मोदी जी बैठ के एएस लिखने लग जाएगा, अभी टाइम थोड़ी है उनके पास इतना। तो एएस लिखने के लिए एक बॉडी है, क्या बॉडी का नाम है, आईसीआई। एंड रिमेंबर दैट आईसीआई इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, देयर एन इंडिपेंडेंट बॉडी। समझा हम क्या बोला, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, क्या हम सब रेडी है यहां तक, आप लोग समझा ना हम क्या बोला, सब लोग। एएसआर, एएस मतलब डेवलप्ड बाय एएसबी, एएसबी का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अभी तो आप बोला कि एएस आईसीआई लिखता है, अब आप एएसबी बोल रहे हैं, तो ये एएसबी किसका बॉडी होगा, आईसीआई का, एग्जैक्टली। तो एएसआर डेवलप्ड बाय क्या गाइस, एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड।
of the Institute of Chartered Accountants of India. And they are issued by, कौन इशू करता है? एमसीए। देखो आप लोग फिर फंस गया। अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप कौन कर रहे हैं? एएसबी किसका बॉडी है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज द बोर्ड ऑफ आईसीए व्हिच डेवलप्स द एएस। देन इट इज इशूड बाय व्हाट? इन कंसल्टेशन विद एनएफआर। नहीं समझा अभी भी? अरे हमको लगा आप लोग समझ जाएगा यार। क्लियर है क्या? 100%। तो हमको देखकर रिप्लाई आता है क्या? तो दुनिया में पूरा वर्ल्ड के लिए सारे अकाउंटेंट्स लोग ने मिलके कुछ कुछ रिटन पॉलिसीज बनाए थे विच वर जनरल पॉलिसीज, जिसके मुद्दे पे हम लोग बनाते हैं प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर लोगों ने इसी गैप को अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स का रूप देने लग गए। इंटरनेशनल लेवल्स में क्या बोलते हैं इसको? इंडिया लेवल में एएस एंड इंडेस। ठीक है यहां तक? नाउ एएस आर व्हाट डॉक्यूमेंट्स? एएस आर रिटन which talks about the framework for the preparation and presentation of financial statement. These accounting standards are developed by Accounting Standard Board of the, ठीक है, which are then issued in consultation with Ministry of Corporate Affairs. और किसका? issued by MCA in consultation with what? National Financial Reporting Authority. हमको नहीं लगता आप लोग समझे। Point number 5. Accounting standards cannot, अब गाइस याद रखना आपका पेपर अब एमसीक्यू भी है। यू नेवर नो क्या आ जाए किधर। अब एएस कैनॉट ओवरराइड, एएस कैनॉट ओवरराइड, एएस कैनॉट ओवरराइड लॉज एंड लोकल रेगुलेशंस। तो आप बताओ लॉ बड़ा है या एएस बड़ा है? नहीं समझा अभी भी? अगर कोई पॉइंट लॉ बोलता और एएस कुछ और बोलता, आप लॉ का बात सुनेगा, आप एएस का बात नहीं सुनेगा। एएस उसके ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो एएस कैन नॉट ओवरराइड द लॉज एंड द लोकल रेगुलेशंस। एएस आर मेड मैंडेटरी। एएस कब से मैंडेटरी होता है? एएस आर मेड मैंडेटरी फ्रॉम द डेट notified by MCA. AS are made mandatory from the date notified by क्या? MCA. Dash. It is generally applicable to all enterprises. It is generally applicable to all enterprises. It is generally applicable to all enterprises. It is generally applicable to all enterprises with certain exceptions. It is generally applicable to all the enterprises with certain exceptions. बताइए टोटल कितने पॉइंट्स लिख लिए हमने? 5। पूरा थियोरेटिकल पॉइंट से दिमाग को खोलना स्टार्ट करिए। सबसे पहले दुनिया में क्या आया? तो बहुत सारे दुनिया के अकाउंटेंट लोगों ने मिलकर क्या लिखा? गैप। गैप क्या है? स्टैंडर्ड्स है, पॉलिसीज है, प्रिंसिपल है, जिसको देख के लोग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेट। Then later on, as the businesses started developing, the economy started developing. The gap took the form of authoritative standards. In the world, gap are known by the name of what? IFRS. In India, we are naming it by AS and INDES. So AS and INDES are the written documents जिसको देख के इंडिया वाला लोग, Indian companies do the preparation and presentation of what? Financial statement. Accounting standards are developed by ASB of the and then issued by
in consultation with National Financial Reporting Authority. AS cannot override the, तो AS कभी भी लॉज और रेगुलेशन के ऊपर, समझ गया यहां तक? AS cannot override the, बोलो मेरे साथ साथ, AS cannot override the laws and regulations. ठीक है यहां तक? अब एक इंपॉर्टेंट चीज, AS उस दिन से एप्लीकेबल होगा जिस दिन से कौन बोलेगा, तो उस दिन से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। पर कुछ कुछ एंटरप्राइज है जिसके ऊपर ये AS एप्लीकेबल, कुछ एक्सेप्शन है, उसका बाद आगे चर्चा करें। क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए यहां तक। हमको नहीं लगता आप लोग समझा है अभी भी। पहला पांचों पॉइंट कुछ क्लैरिटी आया है? एएस समझ आया हम क्या होता है? एएस एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसको यूज करके इंडियन कंपनीज, जो भी लोग इंडिया में काम करता है, इंडियन या फॉरेन कंपनीज जो भी इंडिया में काम करते हैं, दे डू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे आर इशूड बाय एएसबी ऑफ आईसीएआई, सॉरी दे आर डेवलप्ड बाय एएसबी ऑफ आईसीआई व्हिच आर इशूड बाय एमसीए इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। ठीक है यहां तक? पॉइंट नंबर 6, point number 6, point number 6, accounting standards, AS deal with, the following aspects of accounting events. AS deal with the following aspects of accounting events. Number A, recognition of events and transactions. Number B, measurement of events and transactions. Number C, presentation of transactions and events. Number D, disclosure requirements. ठीक है यहां तक? एक बार यहां तक आप एक बार रीड कर लीजिए। ये पॉइंट मैंने समझाया नहीं है, इसका समझाने के लिए मैं पूरा एग्जांपल बोलूंगा, तो एक बार आप यहां तक पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा।
ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? हम आप लोग से बात कर पूरा बैच थोड़ा बोलता है, ऑलरेडी बहुत बोल रहे हैं नीचे से, तो आप लोग थोड़ा बोल लीजिए, ठीक है क्या? हाँ या ना? बोलिएगा प्लीज। क्या जनरली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बताता है कि कैसे देयर विल बी अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? ये गैप टुक द फॉर्म ऑफ अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स at the global level. It is called as what? And India we call it as AS and Ind AS. Our syllabus is about what? AS. Khatam baat. Accounting standards are what documents which are issued by the ASB of the, sorry, which are developed by the ASB of the IC and are issued by the, which is a government body obviously in consultation with what? National Financial Reporting Authority. I hope that's okay for everyone. अब हम जो ये पॉइंट लिखवाए ना, अब ये मेन है मेरा अंडरस्टैंडिंग। एएस इन चीजों के बारे में बात कर, ध्यान देना। पहला कीवर्ड है रिकॉग्निशन, दूसरा है मेजर, तीसरा है और चौथा है डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। अब एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि पूरा बैच एक बार मेरा बात ढंग से सुनो। ये काम आज कंप्लीट हो जाएगा तो आज हम लोग थोड़ा कम ड्यूरेशन का क्लास करेगा, कल ज्यादा करेगा, नहीं पढ़ा पाएंगे, हम पागल हो जाएगा या आप लोगों में से किसी को मार वार देगा। लास्ट टाइम जब हुआ था 12 का बैच में, तो हमने कैलकुलेटर तोड़ा था, तुम एकदम नहीं चाहते। कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आई एम अ कंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। आई एम प्लानिंग टू डेवलप अ टाउनशिप, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग आ रहे हैं, ऐसा पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है। द प्रोजेक्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज 50 करोड़। वो फिगर बोल रहे जो एब्सॉर्ब हो सके। व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट? उनको जरूरत ही नहीं पड़ा। व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट? 50 करोड़। आई होप दैट्स ओके फॉर एवरीवन। अब मेरा बात ध्यान से सुनो। ये प्रोजेक्ट मैंने प्लान किया है स्टार्ट करने का 1 अप्रैल 2022। तो अपना नया साल तो यही होता है, तो हम लोग जिम भी इसी डेट पे जाता है, प्रोजेक्ट भी, और एवरी मंडे हम लोग का मंडे यही है, 1 अप्रैल 2022। अब देखो भाई, अगर 50 करोड़ मेरे घर में पड़ा हुआ होता तो हम यहाँ तो नहीं बैठा हुआ होता, क्लियर बात है, और तुमको शक्ल तो नहीं देख रहा होता। तो ये 50 करोड़ मेरे पास तो है नहीं। तो मैंने डिसाइड किया क्या लेने, लोन। और आजकल दिन भर कॉल कॉल आते रहते हैं, यू हैव अ प्री अप्रूव लोन, प्री अप्रूव लोन। तो मैंने लोन मांग ही लिया 50 करोड़ का, पूरा लोन मांग लिया मैंने। मानो ना, एक बार फीलिंग रखो ना, कितना का लोन मांगा? ठीक है, लोन तो ले लिया मैंने फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। कितने साल के लिए? 3 साल। और मेरा एस्टिमेशन है कि ये प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और देखो 3 साल ही पैसा चाहिए, क्योंकि बाद में तो फ्लैट फ्लैट बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा, लोन पे हो जाएगा यार। कोई भी बिल्डिंग बनाने तक का स्ट्रेस, बनने का अगर बिक गया तो स्ट्रेस नहीं, फिर पैसा आ जाता, तो बनने तक बहुत पैसा चाहिए। हाँ यार, अरे बोलो ना। उसके लिए हम लोग का एक जनरल रिएक्शन होता है, अगर कोई बोलता है ना वी आर इनटू कंस्ट्रक्शन, बहुत पैसा है भाई, ठीक है। तो द लोन अमाउंट इज कितना बोला मैंने? 50 करोड़। हाँ या ना? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द लोन? बिकॉज आई बिलीव माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 3 इयर्स। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लोन है 50 करोड़ रुपया का। जिनको नहीं पता, ये लोन अरेंज करने में भी रुपया लगता है, लोन अरेंजमेंट में भी क्या लगता है? फंड्स। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स ऑल्सो। अरे भाई, बैंक में कुछ लोन प्रोसेस करवाएगा ना, उसमें भी कुछ तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे इतना स्विफ्टली लोन एप्लीकेशन पास नहीं होता है। और लोन मांग भी कितने का रहा है? 50 करोड़। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स का कॉस्ट लग रहा है, ये मेरे लिए एक एक्सपेंस टाइप हो गया है,
एक खर्चा टाइप हो गया है मेरे लिए। तो लोन का 50 करोड़ के ऊपर मेरा पहला खर्चा लग रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। अब आपको पता है ना इस लोन के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा। अरे आप लोग कैसा लोग है, लोन के ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट भी मेरे लिए क्या हो गया है, कॉस्ट। तो व्हेन आई एम बोरोइंग द अमाउंट ऑफ ₹50 करोड़, देखना भाई मैं क्या बोलने वाला हूं। व्हेन आई एम बोरोइंग द अमाउंट ऑफ ₹50 करोड़, देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड, देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड, देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड इन बोरोइंग द लोन अमाउंट। There is a cost associated with borrowing the loan amount. The cost का एग्जाम्पल बोला मैंने, अरेंजमेंट ऑफ फंड, इंटरेस्ट, ये सब कॉस्ट है जो लग रहा है इस लोन को अरेंज करने में। तो लोन को अरेंज करने में देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, लोन को अरेंज करने में देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। ये जो कॉस्ट लग रहा है, this is called as, पता नहीं आपको रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नाम देखो ना, बोरोइंग कॉस्ट। तो आपने जो पैसा बोरो किया है उसका रिलेटेड कॉस्ट। तो मैंने कितना रुपया बोरो किया है, ये तो मेरा बोरोइंग है। और इस बोरोइंग का फंड अरेंज करने में रुपया लगेगा, इसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो देयर इज एन ऑल टुगेदर व्हाट कॉस्ट। अभी डिसअपॉइंटेड विद द लैक ऑफ रिप्लाई, राइट। क्या लग रहा है हम लोग को, समझ में आया। मान लो अरेंजमेंट ऑफ फंड लगा 2 करोड़ रुपए, मानना, और इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है पहला साल 8 करोड़ रुपए। तो बताओ व्हाट इज माई टोटल बोरोइंग कॉस्ट फॉर द ईयर। सही है, ये मैंने मेजर कर लिया, हाँ ना। अब ये 10 करोड़ का जो कॉस्ट लगा है फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, फॉर द अरेंजमेंट ऑफ क्या, फंड्स, एंड फॉर द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द लोन, ये जो 10 करोड़ रुपया लगा है, this can either be your expense or it can be your asset। क्या ये मेरा बिल्डिंग पहले साल में कंप्लीट हो गया है क्या? तो AS16 बोलता है सिंस योर एसेट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, द कंस्ट्रक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, ये इंटरेस्ट को आप इसी के साथ क्या कर दीजिएगा, प्लस। वो लोग बचपन में नहीं पढ़ता था, जो भी खर्चा लगे एसेट खरीदने तक, सारा खर्चा एसेट का कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज, एसेट का कॉस्ट के साथ। तो जो भी मेरा बोरोइंग कॉस्ट लग रहा है वो सारा कॉस्ट एसेट के साथ क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर तो पूरा ज्ञान है और एएस पढ़ना है भाई। मतलब पता है AS16 क्या बोलता है, ये जो बोरोइंग कॉस्ट है, दिस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ईदर एज एन एक्सपेंस और एज एन एसेट। कब एक्सपेंस होगा कब एसेट होगा तो एएस पढ़ाएगा। तो रिकॉग्निशन का मतलब समझ में आया है कि उसको जो तुम जो बोल रहे हो उसको क्या मानना है, हाउ विल वी रिकॉग्नाइज दैट एक्ट। सेकेंड इज मेजरमेंट, कितना कितना बोरोइंग कॉस्ट को रेवेन्यू मानना है, मतलब एक्सपेंस मानना है, और कितना को एसेट मानना है, वो मेजरमेंट होगा। तीसरा, अगर एसेट मानना है तो कैसे प्रेजेंट होगा, और अगर एक्सपेंस मानना है तो कैसे प्रेजेंट होगा। एंड लास्ट में क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोजर। ये जो डिस्क्लोजर है ना, ये हर एएस लिखता है कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए, हम आप लोग से बात कर रहा है। यू वांट मी टू रिपीट इट या क्लियर हो गया पूरा बैच? तो बात समझो, हम खाली हम क्या AS16 पढ़ा दिए क्या, पागल है क्या? हम तो खाली आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि ये 4 वर्ड क्या इंप्लाई करते हैं। जैसे AS16 बोरोइंग कॉस्ट है, तो बोरोइंग कॉस्ट कैन ईदर, आज से समझो, जो आपका बोरोइंग कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट है, दैट कैन ईदर बी योर रेवेन्यू आइटम और दैट कैन बी एज योर कैपिटल आइटम। इट कैन बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इट कैन बी कैपिटलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। अब कितना रेवेन्यू होगा और कितना कैपिटल होगा, दैट इज मेजरमेंट।
फिर अगर वो रेवेन्यू तो कैसे प्रेजेंट होगा, और अगर कैपिटल है तो कैसे प्रेजेंट, एंड लास्ट में देयर हैज टू बी अ व्हाट रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर। आई थिंक दिस नीड्स टू बी परफेक्टली ओके फॉर एवरीवन। तो एएस, सारा एएस इनके बारे में, हम लोग जितना एएस पढ़ेगा अपना सिलेबस, सारा एएस इन चर्चा के बारे में बात करेगा। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्या लगता है, समझा या नहीं पूरा बैच? कोई डाउट? 100% क्लियर है? पक्का? वापस बोलना है, समझ आ गया है? लुक्स गुड। हमको क्यों लगता है एकदम ब्लैंक क्यों भाई? एएस ब्लैंक रहेगा ना, आप पेपर में ब्लैंक हो जाएगा भाई। बोलिए क्लियर है क्या? और ये सम नहीं है कि यहाँ पे चार न्यूमेरिकल कर देगा, हाँ मजा आ गया, ये नहीं है ये। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी लाइन। आर यू गाइस क्लियर टिल हियर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो एएस मेनली चार चीजों का और मैं बात करता है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो लिखिएगा प्लीज आगे। पॉइंट नंबर 7, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। अब ये जो एएस बन रहा है, ये जो एएस बन रहा है, जो स्टैंडर्ड बन रहा है, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है? दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, identification of the area. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, इसका मतलब सुनिए, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस समझा कि आईसीआई एएस बनाता कैसे है, क्या फॉलो होता? अरे वो तो खाली इशू करता है ना एमसीए, तो बना तो आईसीए रहा है। आईसीआई कैसे स्टैंडर्ड बनाता है उसका चर्चा कर रहा है। स्टेप नंबर 1 इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, तो एएसबी जो बॉडी है वो आइडेंटिफाई करता है द ब्रॉड एरिया, जहां जहां पे एएस का जरूरत है। तो वो एएस भी बैठा होगा और बोला होगा यार ये डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट अलग अलग क्यों है, जोड़ दो, पीपी बन जाएगा एक। डेप्रिसिएशन लगता तो फिक्स्ड एसेट पे, फालतू में लोगों को, बच्चा लोग को लगता है कि एएस एक्स्ट्रा है, हटाओ इसको, एक साथ डाल दो। वो जो एएस 6 पूरा उठ के एएस 10 में चला गया, तो कंटेंट कहाँ कम हुआ, नंबर खाली कम हुआ। होता है ना, 4 क्वेश्चन की जगह 3 हो जाए तो बढ़िया, वही हुआ है। तो ये तो आईसीआई एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआई आइडेंटिफाइड कि इंटेंजिबल एसेट के ऊपर एक एस चाहिएगा, आईसीआई आइडेंटिफाइड अमालगमेशन के ऊपर एक एस चाहिएगा, आईसीआई आइडेंटिफाइड कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक एस चाहिएगा, इन्वेंट्री के ऊपर एक एस चाहिएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया मतलब द ब्रॉड टॉपिक्स, जहां पे क्या चीज का जरूरत है, एस। तुमको पता है क्या लग रहा है आने वाला टाइम में देयर हैज टू बी एन एएस ऑन एआईस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रीजन समझना, कोई भी कंपनी अगर एआई डेवलप करता है तो इट्स एन इंटेंजिबल एसेट, पर अभी जो इंटेंजिबल एसेट का लिखा हुआ है एएस, उसमें तो एआई का ज्ञान नहीं दिया हुआ है ना। तो अगर कोई कंपनी एआई बेस्ड कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और वो पेटेंट करवाता है, व्हाट विल हैपन टू दैट एआई का ट्रीटमेंट, क्या होगा उस एआई के साथ? ये तो वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है ना, पता नहीं अब समझा या नहीं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड एरिया इन द कमिंग टाइम, जहां पे एएस लिखा जाएगा। हो सकता है कोई एएस के अंदर डाला जाए, पर देयर हैज टू बी समथिंग अबाउट द एआईज नाउ, देयर हैज टू बी। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने एक एग्जांपल दिए खाली यार, हमको नहीं पता ऐसे क्या करेगा, नीदर हम इतना इतना दिमाग मेरे अंदर भी नहीं है, पर खाली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देयर कैन बी ब्रॉड एरिया जिसके ऊपर ये चर्चा आएगा मेरे हिसाब से। स्टेप नंबर 2, बीच में कोविड टाइम में वो हवा चला था ना, कोविड कोविड का सॉरी क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, तो हवा बंद हो गया है। अगर वो फिर से उठा तो क्रिप्टो के ऊपर भी पूरा फिर ध्यान देना पड़ेगा, अगर डिजिटलाइजेशन करेंसी आ गया तो। दैट इज द ब्रॉड एरिया आइडेंटिफिकेशन। स्टेप नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टडी ग्रुप्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स, तो ऐसे क्या करते, बोलते हैं ये एरिया आइडेंटिफाई हो गया है, लेट मी मेक मी सर्टेन ग्रुप्स, जो लोग अब इस एरिया के बारे में पढ़ाई करेगा और एक तो ड्राफ्ट रेडी करे। पता नहीं अब समझा या नहीं हम क्या बोल, अरे एक आदमी बैठ के पूरा यस थोड़ी लिख देगा यार,
तो दे विल मेक बिग बिग ग्रुप्स। मेरे रूम में इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे मैं ग्रुप बना दूंगा यार, ये एरिया चलो 4-4 दिन का ग्रुप बनाओ और रिसर्च करना स्टार्ट एंड गिव मी अ गुड ड्राफ्ट ऑन दैट फोर बाय द पीपल ऑफ फोर। समझा हम क्या बोले? ग्रुप प्रोजेक्ट टाइप्स नंबर 3, स्टेप नंबर preparation of the draft and its preparation of the draft and its क्या, एक ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा, एक ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा स्टडी ग्रुप का, स्टडी के ऊपर पे, और उसको सर्कुलेट, सर्कुलेट मतलब वो ड्राफ्ट बनने का पता आईसीआई क्या बोले, सेबी को भेज दे, एमसीए को भेज दे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीबीडीटी उनको भेज दे, सबको भेज दे भाई, सबको बोलो पढ़ लेगा। क्या लगता है तुमको सीएस के बारे में? अपना अपना ओपिनियन, पता नहीं आप समझा या नहीं। इंडिया में इतना सारा रेगुलेटरी बॉडी है, उन सबको फिर ये एस भेज दिया जाता है आफ्टर द ड्राफ्ट इज रेडी कि गिव योर एक्सपर्ट ओपिनियन कि आपका लॉ के साथ कुछ हिंड्रेंस तो नहीं हो रहा है ना। तो फिर बाद में बोलेगा नहीं 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 एस का कोई इज्जत नहीं है, लॉ इंपॉर्टेंट है, लॉ तो ओवरराइड करता ही है ऐसे भी। तो पहले आप देख लो भाई लॉ से मेल मिलाप खा रहे हैं या नहीं खा रहे, मेरा इज्जत रहना चाहिए। स्टेप नंबर 4, ascertainment of the views of the different bodies on draft, ascertainment of the views of the different bodies on the draft। अगर कोई एक बार थोड़ा इमेजिनेशन कर करके सोचेगा ना तो उसके लिए बहुत इजी है, रटने बैठेगा तो मुश्किल है। पहले एरिया आइडेंटिफाई होता है, फिर उसके ऊपर कुछ लोगों का स्टडी ग्रुप बनता है, आईसीआई बनाता है, एएसबी बनाता है आईसीआई का, जो इसके ऊपर पूरा ड्राफ्ट बनाता है। वो ड्राफ्ट अलग अलग बॉडी के पास जाता है उनका कमेंट मांगने के लिए, समझे हो? उनका कमेंट आने के बाद उस व्यू को एसर्टेन किया जाता है। समझ में आया या नहीं आया? अब तुम एक बात बताओ, उन लोग अपना ओपिनियन देगा तो क्या वो ओपिनियन को हम तेल मुड़ी खाने भेज देगा क्या? उस ओपिनियन को हम एसर्टेन करेगा और उसको इनकॉर्पोरेट करेगा। तो स्टेप नंबर 5, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। नाउ व्हाट इज एन एक्सपोजर ड्राफ्ट एंड व्हाट इज द फर्स्ट ड्राफ्ट? पहला ड्राफ्ट खाली एएसबी का स्टडी ग्रुप बनाया था। एक्सपोजर ड्राफ्ट हुआ है जो बाकी रेगुलेटरी बॉडीज का कमेंट आने के बाद उसमें चेंजेस करके बनाया। Step 1, 2, 3, 4, 5 looks good to everyone. We are moving to अब ये जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है ना, इसका नाम पता है एक्सपोजर क्यों? क्योंकि अब ये जो ड्राफ्ट है ना, ये एक्सपोज कर दिया जाता है ओपन में फॉर पब्लिक कमेंट्स। अगर कोई पढ़ा लिखा पब्लिक वाले लोग हैं, उन लोग भी अपना कमेंट इसमें दे सकता है बिफोर वी फाइनलाइज द इट्स अ व्हाट ड्राफ्ट? एक्सपोजर ड्राफ्ट इनवाइटिंग द कमेंट्स ऑफ द व्हाट? पब्लिक। दैट्स व्हाई द नेम इज व्हाट? एक्सपोजर ड्राफ्ट। तो लिखिएगा स्टेप नंबर 6, कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट। अब ये कमेंट्स पब्लिक का कंसिडर करने के बाद there will be a modifications, ये जो मॉडिफिकेशन होगा ये फाइनल होगा। हाँ, आप समझ रहे हैं एएस इंडिया में कैसे बनता होगा? लास्ट स्टेप। और कितना करेगा ना भाई। अब क्या कर देता है एएस? इशू, इशू ऑफ क्या? एएस ऑब्वियसली कौन करता है? इन कंसल्टेशन विथ
इन कंसल्टेशन विथ NFR। क्या लगता है, समझ में आया या नहीं? पूरा बैच। हमको लगा था आप लोग रिप्लाई करेगा। क्या पूरा बैच? ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये एएस हर एंटिटी के ऊपर मैंडेटरी है, पर कुछ कुछ एंटिटीज है जिनको कुछ कुछ एएस से एग्जेम्पशन है। वो हम लोग का नॉर्मली अगला टॉपिक होता है कि कौन सा एएस किसके ऊपर एप्लीकेबल और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर इतना इंट्रोडक्शन समझ आ सकता है, देन वी कैन इन डिटेल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द एएस। पता नहीं आपको समझा या नहीं। So I wanted you guys to, that's why I told there are two topics into this covered. One is introduction to AS and क्या AS16 borrowing cost. बताओ क्या लगता है, समझ आ गया है सबको? हमको लगा यू विल रेस्पॉन्ड टू दिस। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस? एक बार ट्राई कर सकते बिना देखे, बिना स्टेप्स अपने दिमाग में इमेजिन करने का। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्या एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होता है? ग्रुप स्टडी ग्रुप्स बनाते हैं। उसके बाद एक ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है जो हम लोग भेजते हैं किसको? डिफरेंट बॉडीज को, उनका ओपिनियन के लिए। फिर उस ओपिनियंस को एनालिसिस करके क्या बनाता है? एक्सपोजर ड्राफ्ट। फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट किसको भेजते हैं हम लोग? पब्लिक ओपिनियन के लिए। फिर देयर विल बी अ मॉडिफिकेशन ऑफ द, एंड फाइनली देयर विल इशू द एएस। समझ आया या नहीं? एएस कौन इशू करता है? हमको लगता है समझ में आ जाना चाहिए। कोई डाउट, कोई दिक्कत? सब लोग क्लियर है? वापस बोलना है, हो जाएगा। चलिए कल वापस से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल का क्लास थोड़ा ज्यादा लंबा होगा बिकॉज हैव टू कवर अप द टुडेस क्लास। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको पूरा रीड कर लीजिएगा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से। हाँ, कल ना बीच में आपको 15 मिनट का ब्रेक दे देगा, तो फर्स्ट विल डू अमालगमेशन एंड देन विल बी डूइंग द एस वाला पार्ट कंटिन्यूएशन। ठीक है, दोनों का लेक्चर्स अलग अलग नाम से रिकॉर्ड होगा।